नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। हम आज से आगामी परीक्षाओं के लिए बेसिक पूरा 6 से 7 महीने की यह हमारी जीएस की कक्षा होगी, जिसमें सभी महत्वपूर्ण विषयों को बारी बारी से पढ़ा जाएगा। ये जो हमारे सभी विषय होंगे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली यूपीएससी की परीक्षा हो, या किसी अन्य राज्य, जितने भी राज्य हैं उनकी लोक सेवाओं के द्वारा आयोजित होने वाली वहाँ की पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाएं हो, सबके लिए यह कक्षा हमारी मददगार साबित होगी। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि यह कक्षाएं आप लोगों के लिए बेहतर भूमिका निभाएगी। इस कक्षा की हमारी विशेषता ये है कि इसमें डिस्क्रिप्टिव भी चाहें आप 50, 100, 200, 250 शब्दों तक किसी विषय पर लिख सकते हैं। उसके बाद परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों का लगभग इसी हमारे जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जो अध्याय पढ़ाए जाएंगे, उनमें से आपको कवर कर सकते हैं। आज यह हमारी पहली कक्षा है जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में ये हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था की कक्षा होगी। भारतीय राज्य व्यवस्था में हम भारतीय संविधान का विकास, ये हमारा पहला अध्याय होगा। इस भारतीय राज्य व्यवस्था में हम इसके मुख्य परीक्षा और जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अनुरूप यह हमारी कक्षाएं बनाई गई है, डेवलप की गई है। इस कक्षा को हम देखेंगे, पढ़ेंगे धीरे धीरे। इसमें लगभग हमारी 75 to 78 क्लासेस होंगे, 75 से लेकर 78 कक्षाएं होंगी। सभी आप यकीन मानिए यह कक्षा आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी। मेरा नाम विवेक कुमार पांडे है। जो आप YouTube चैनल का प्लेटफॉर्म खोले हैं उसका नाम जीएस इंडिया एकेडमी है। आइए आज से हम लोग प्रारंभ करते हैं। भारतीय संविधान का विकास। देखिए, किसी भी चीज़ का जो विकास होता हो वो अचानक हो जाने वाली प्रक्रिया नहीं है। धीरे धीरे क्रमिक विकास होगा। उसके पीछे क्या क्या कहानी रही होगी, कौन कौन से एक्ट आए होंगे, कौन कौन लोग आंदोलन किए होंगे, फिर वह आंदोलन कौन सा रूप लिया होगा, इन सारी बातों का जिक्र है। एक दिवसीय परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी लेकर यह हमारी कक्षा बनाई गई है। आइए देखते हैं, इसकी प्रत्येक लाइन महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान का विकास, ये हमारा पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम जो भी बात करेंगे अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था की इस कक्षा में, उसमें हम भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो भारतीय संविधान का निर्माण एक क्रमिक विकास का परिणाम है। किसका क्रमिक विकास? ऐसा नहीं है कि तुरंत आया और तुरंत हमारा संविधान नहीं बन गया। धीरे धीरे क्रम वाइज पहले आंदोलन हुआ होगा, कुछ मांगे हुई होगी, उसको नहीं माना गया होगा तो आंदोलन हुआ होगा, कुछ लोग गिरफ्तार हुए होंगे, उसके बाद गिरफ्तारियां हुई होंगी, उसके बाद कुछ जिनसे मांगे मांगी जाती होगी वो कुछ लोगों का कमेटी का गठन करेंगे, कमेटी अपनी मांग रखेगी, उसको माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। ये प्रक्रिया होते होते ढेरों साल लग गए। तो इसको हम देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। तो वही बता रहा है कि जब ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय संविधान का विकास बहुत ही धीमी गति से हुआ। किस गति से हुआ? धीमी गति से हुआ, जो एक क्रमिक विकास का परिणाम है। क्रमिक विकास स्टेटमेंट में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का विकास किस प्रकार के विकास का उदाहरण है, तो क्रमिक विकास का। भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ? क्रमिक विकास के द्वारा, क्रम वाइज, 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब आगे देखिए, साम्राज्य विस्तार की आकांक्षाओं सहित ब्रिटिश शासन ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया। क्या था पाश्चात्य शिक्षा का? साम्राज्य विस्तार। अंग्रेजों की कौन सी नीति थी? ब्रिटिश की साम्राज्य को विस्तार करने की नीति थी। कालीकट पे आए, उसके बाद धीरे धीरे करते करते कलकत्ता, हुगली, मद्रास, चेन्नई, बम्बई, दिल्ली, बिहार, उड़ीसा, सब जगह इन्होंने अपना कब्जा जमा रखा।
तो वही कहा जा रहा है कि साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा, इनकी आकांक्षा ही थी क्या कि हमारे साम्राज्य का जो ब्रिटिश साम्राज्य है वो बहुत पूरे भारत में, पूरे द्वीप में फैल जाए, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाए। तो ब्रिटिश शासन ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया। कौन शिक्षा? पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार किया तथा आधुनिकीकरण का दीपक जलाया। पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करते हुए आधुनिकीकरण, कैसे भारत का आधुनिकीकरण हो, पाश्चात्य से निकल के आधुनिक में हम कैसे आए, मशीनीकरण का विकास, रेलवे का विकास, इन्हीं सब चीज़ों का विकास इसमें हम देखेंगे। जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत में सुप्त पड़ी, सुप्त मतलब जो हमारे राजनीतिक व्यवस्था थी भारत में एकदम उसी की आदी हो गई थी कि ऊपर से आदेश मिलता था, राजशाही व्यवस्था थी। उस राजाओं से अनुमति लेके हमारे ब्रिटिश के जो आते थे, ब्रिटिशर्स आते थे, वो अनुमति ले लेके उनको कुछ ताज पहना के, किसी को कुछ पैसा दे के पूरा काम अपना ले लेते थे कि उस क्षेत्र विशेष में हम अपना काम करेंगे, अपना विस्तार करेंगे, अपनी चीज़ों को बढ़ाएंगे, अपनी कंपनी को लगाएंगे। इन सारी चीज़ों की बात होने लगी थी और लोग करने लगे थे। तो यह देखने लगे कि जो हमारी पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार का, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार होने लगा, आधुनिकीकरण का दीपक जलने लगा। तो जिसका परिणाम यह हुआ कि भारत में सुप्त पड़ी राजनीतिक चेतना जागृत हुई कि हमें भी कुछ करना चाहिए। यही कारण था कि भारतीयों ने विकास तथा स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की। अब देखिए, क्रमिक विकास के क्रम में सबसे पहले क्या हुआ? पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार होने लगा, आधुनिकीकरण का विस्तार होने लगा। तो भारतीयों में जो राजनीतिक चेतना सुप्त पड़ी थी, वो सुप्त थी, सोई हुई थी, वो जगने लगी और इन्होंने, भारतीयों ने विकास तथा स्वतंत्रता के लिए कि हमें भी स्वतंत्र होना है, हमारा भी विकास हो, उसके लिए ब्रिटिश सरकार से विभिन्न राजनीतिक सुधारों की मांग की। राजनीतिक सुधारों, इसी मांग के क्रम में सर्वप्रथम, अब मांग होगी तो उसके क्रम में क्या आएगा? रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण की बात की गई। सबसे पहले प्रश्न ये पूछता है कि किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण की बात कही गई? तो जो हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसी के तहत सबसे पहले ब्रिटिश सरकार के द्वारा कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण की बात की गई। अब आगे देखते हैं। बात की गई इस अध्याय में, जो हमारा ये अध्याय है उसमें हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रारंभ करते हुए कहाँ से बात करेंगे? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, वहाँ से हम लोग बात करते हुए 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक के सभी महत्वपूर्ण अधिनियमों का, एक्टों का हम क्या करेंगे? बात करेंगे, जिक्र करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए, भारत में सबसे पहले ब्रिटिशर्स कब आए? भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए। समझिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में ब्रिटिशर्स आए क्या करने? व्यापार करने। किस चीज़ का? मसाले का व्यापार करने आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त था। अब यह व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? तो ब्रिटिश की जो महारानी थी, जिनका नाम एलिजाबेथ प्रथम था, उनके चार्टर के द्वारा। चार्टर क्या होता है? एक नियम कानूनों का एक संग्रह होता है, मसौदा होता है, जिसमें बताया जाता है कि ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें करेंगे, जो मतलब हमारे द्वारा दी गई है, आप लोगों को अधिकार दिया गया है। कहाँ पे? भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त था। अब आइए धीरे धीरे हम बात करते हैं। कंपनी का शासन करेंगे, उसके बाद ताज का शासन करेंगे, उसके बीच में जो जो अधिनियम आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। और चलते चलते 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक के सभी महत्वपूर्ण अधिनियमों का अध्ययन हम लोग कर पाएंगे। हाँ, देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बहुत ही, इससे एक्ट से प्रश्न पूछा गया है। आप किसी भी साल का प्रश्न देखेंगे परीक्षाओं का तो उसमें आप पाएंगे। अब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके द्वारा क्या किया गया? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा कहा जाने लगा? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। अब देखिए क्या मामला था, ये बंगाल के अधीन कौन कौन से हो गए? अब मद्रास के और बंबई के। इसके पहले क्या था? सबकी अपनी अपनी क्या थी? गवर्नर जनरल का सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र बटा हुआ था, कोई किसी के नियंत्रण में नहीं था। लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आ गया उसके द्वारा सबसे पहली बात किया गई कि बंगाल के गवर्नर का नाम क्या रख दिया है? बंगाल का गवर्नर जनरल। अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कौन कौन से हो गए? मद्रास एवं बंबई के गवर्नर। ठीक, तो अब क्या हो गया? ये पद क्या हो गया? सर्वोच्च हो गया। इसके नीचे कौन सा हो गया? गवर्नर। अब इसके अंतर्गत बार बार पूछा जाता है कि किस एक्ट के अंतर्गत 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? तो कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह बात की गई कि बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, जो 1774 में हुई। इसके द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अब ब्रिटिश सरकार क्या किया कि कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर बना दिया, उसके बाद कंपनी पर अपने नियंत्रण को और सख्त और मजबूत करने लगे। उसके बाद बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। ये भी पूछा जाता है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे। इस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 4-5 बातें महत्वपूर्ण थी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब गवर्नर जनरल के अंतर्गत कहाँ कहाँ के गवर्नर आने लगे? बंबई के और मद्रास के। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई। एलिजा एम्पे इसके पहले मुख्य न्यायाधीश बने। उसके पहले जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना उसका नाम लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। उसके बाद बात आती है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, उसमें क्या क्या बातें कही गई इसको देखते हैं। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इस एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। सेटलमेंट मतलब जो बातें इधर उधर बिखरी हुई थी उसको कैसे सेटल करके मैनेज करके चीज़ों को और बेहतर बनाया जा सके, ताकि भारत में ज़्यादा दिन तक शासन किया जा सके, व्यापार किया जा सके और भारत के लोग उस शासन के खिलाफ, उस व्यापार के खिलाफ, उस कंपनी के खिलाफ आवाज़ न उठा पाएँ। अर्थात इसमें प्रमुख क्या क्या बातें हुई? सबसे पहले पूछा जाता है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को क्या कहा जाता है? तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है। इसने कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। पहले कंपनी का क्या था? राजनीति भी वही कंपनी करती थी और व्यापार भी वही कंपनी करती थी। लेकिन 1784 का जो हमारा एक्ट आया उसके अंतर्गत वाणिज्य अर्थात व्यापार को अलग कर दिया गया, राजनीति को अलग कर दिया गया। भारत में कंपनी अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, मान लीजिए कि भारत में कंपनी के अधीन बंगाल का क्षेत्र था, तो पहले इसको क्या कहा जाता था? भारत का क्षेत्र। उसके बाद क्या कहा जाने लगा? कंपनी के अधीन। अब इस एक्ट के द्वारा क्या कहा जाने लगा? ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र। देखिए नाम कितना, ब्रिटिश आधिपत्य मतलब ब्रिटिशर्स का, जो हमारे ब्रिटिशर्स है उनका आधिपत्य है कहाँ पे? इस क्षेत्र पे जहाँ जहाँ कंपनी का क्षेत्र था। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्य और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कर दिया गया। अब कंपनी क्या काम करेगी, उस पर नियंत्रण कैसे होगा? अब ये किसके हाथों में चला गया? ब्रिटिश क्राउन, एलिजाबेथ प्रथम अर्थात ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया। उसके बाद अगला एक्ट हमारा आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या क्या बातें कही गई उसको देखते हैं।
1833 का जो चार्टर अधिनियम आया, इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बना दिया। अब समझिए 1773 में क्या हुआ, बंगाल का जो गवर्नर था वो क्या बन गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके अंतर्गत कहाँ के गवर्नर उसके अधीन आने लगे, बम्बई के और मद्रास के। उसके बाद क्या हुआ, 1833 का जब चार्टर अधिनियम आया लगभग 50-60 साल बाद, तो उसमें बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब अब पूरे भारत की स्थिति को कौन नियंत्रित करेगा, भारत का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था। उस समय जब ब्रिटिश अधीन भारत था, कंपनी का शासन था, उस समय बंगाल ही पूरे भारत का शक्ति बिंदु था। इसने मद्रास एवं बम्बई के गवर्नरों को विधायिका शब्द से वंचित कर दिया, गवर्नरी को विधायिका शब्द से वंचित कर दिया। अब प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर थे। अब 1853 का चार्टर अधिनियम आया 20 साल बाद। इसमें क्या कहा गया कि जो 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियम के श्रृंखला में अधिनियम अंतिम था। जो 1793 से और 1853 तक ब्रिटिश संसद द्वारा जितने चार्टर अधिनियम पारित किए गए थे, उसमें अंतिम 1853 का चार्टर अधिनियम था। इसने पहली बार गवर्नर जनरल के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। विधायी मतलब विधान बनाने वाले, कानून बनाने वाले, और प्रशासन मतलब शासन व्यवस्था को देखने वाले, दोनों को बिल्कुल अलग अलग कर दिया। अब इसने सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ किया। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। 2-3 चीजें हुई कि इस अधिनियम के द्वारा सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन की खुली प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई, तो 1853 का चार्टर अधिनियम। अब आगे देखिए, अब आता है 1853 के बाद 1858 से 1947 तक ताज का शासन। ताज मतलब ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया। अब उसमें हम पढ़ेंगे 1858 से 1947 तक ताज के शासन में पहला हम पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद पढ़ेंगे 1861, 1892 और 1909 का भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। 1935 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हमारे संविधान में जो बातें लिखी गई है उसका 2/3 इसी अधिनियम से लिया गया है। उसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम की बात करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम नाम से प्रसिद्ध इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। अर्थात अब ताज का शासन हो गया। ताज मतलब ब्रिटिश क्राउन, एलिजाबेथ का। इस कंपनी को समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो गई, समाप्त हो गई। इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। किसके अधीन, महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नर जनरल पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। शुरू में देखिए कैसे कैसे ये क्रम चल रहा है। क्रम भी कई बार पूछा जाता है। पहले क्या था, बंगाल का गवर्नर, ध्यान से देखिए। उसके बाद क्या हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद क्या हुआ, भारत का गवर्नर। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल। अब उसके बाद क्या हो गया, भारत का वायसराय। उसके बाद क्या नाम हो गया इनका, भारत का वायसराय हो गया। उसके बाद एक नया पद जोड़ा गया। अब लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने।
लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय बने। पूछा जाता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, उसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, उसके बाद भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद क्या हुआ, 1858 के अधिनियम द्वारा एक नया पद सृजित किया गया जिसका नाम भारत का राज्य सचिव रखा गया। रही बात ये 1858 तक के भारत शासन अधिनियम की। उसके बाद आगे देखते हैं। अब आता है हमारा भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात करेंगे। इसमें क्या हुआ कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराज को और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सिविल सर्विस की परीक्षा में तो ये पूछा जाने वाला प्रश्न ही है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा विधान परिषद में किन किन को मनोनीत किया गया या किन को नहीं किया गया। ये 3 नाम दे दिया जाएगा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज और सर दिनकर राव। इसके अलावा जो नाम रहेगा उनको नहीं मनोनीत किया गया। उसके बाद इस अधिनियम में मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। विकेंद्रीकरण मतलब सब व्यवस्था केंद्रीकृत नहीं होगी। केंद्रीकरण मतलब जो भी चीज़ें हैं सीधे केंद्र की तरफ जाएंगी, मतलब सभी शक्तियां कहाँ होंगी, केंद्र में। लेकिन विकेंद्रीकरण में क्या होगा, शक्तियां बांट दी जाएंगी। शक्तियां क्या कर दी जाएंगी, बांट दी जाएंगी। अब वही बात बताया जा रहा है कि शक्तियों का ये, इसको क्या कहते हैं, केंद्रीकरण, इसको क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण। जैसे हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था, वो क्या है, विकेंद्रीकरण का प्रमाण है। और अगर पंचायती राज व्यवस्था को ख़त्म कर दिया जाए तो केंद्रीकृत व्यवस्था हो जाएगी। मतलब सभी चीज़ें, सबका निर्धारण कहाँ से होगा, केंद्र से होगा, एक ही बिंदु से होगा। और विकेंद्रीकरण का मतलब केंद्र के द्वारा शक्तियों का हस्तांतरण करके कई रूपों में शक्तियों को विभाजित कर दिया जाएगा कि पंचायतों का काम राज्य सरकार के अंतर्गत होगा, उसका चुनाव होगा। उसके बाद विधानसभा, उसके बाद आपका ये हो गया लोकसभा, विधान परिषद। ये सब क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की तरफ इशारा है। और जहाँ पे विकेंद्रीकृत प्रक्रिया होती है वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था और ज़्यादा सुदृढ़ होती है। उसके बाद क्या हुआ कि बंगाल उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल यहाँ कामा रहेगा, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हुआ। पूछा जाएगा कि बंगाल में विधान परिषद का गठन कब हुआ, तो बंगाल में 1862 में। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कब हुआ, तो 1866 में। और पंजाब में कब हुआ विधान परिषद का गठन, 1897 में गठन हुआ। अब उसके बाद 1892 का अधिनियम आया। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने के लिए अधिकृत कर दिया। पहले क्या हुआ, विधान परिषद का गठन हुआ, उसके बाद क्या किया, कार्यों को बढ़ाया गया। उसके बाद क्या किया जाएगा, अधिकारों को दे दिया जाएगा, बजट पे आप बहस कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके आपको अधिकार मिलता जाएगा। यही हमारे क्या है, संविधान, जो क्रमिक विकास की बात किया जा रहा है वही ऐसे ही क्रमिक विकास होता है। अब आइए 1909 का अधिनियम। अब 1909 का अधिनियम क्या है, इसको देखिए। 1909 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है। क्या कहा गया, मार्ले मिंटो। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि कर दी। आकार मतलब चिन्ह नहीं बढ़ा दिया गया। मान लीजिए कि संख्या 10 थी तो 50 कर दिया गया।
अब वृद्धि कर दिया गया। संख्या कितनी थी? 16 थी। पहले प्रांतीय विधान जो परिषद थे उसकी संख्या कितनी थी? सदस्य संख्या 16 थी और बढ़ा के कितना कर दिया गया? 60 कर दिया गया। अब सदस्य संख्या कितनी हो गई? 60 हो गई। अब उसके बाद क्या बात हुआ कि इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ा दिया। कार्यों में विधान परिषद के जो सदस्य होंगे वो चर्चा करेंगे, उनका दायरा क्या हो गया? बढ़ गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। कार्यपालिका परिषद के भारतीय सदस्य कौन थे? प्रथम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इस अधिनियम में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्राविधान किया गया। अब देखिए यहाँ से गुणागणित चालू, धीरे धीरे बात हुई। 1909 तक आते आते अब अंग्रेजों की नीति स्पष्टतः उजागर होने लगी कि क्या करना है। अब क्या कर दिए गए? मुस्लिम के लिए पृथक निर्वाचन, उसके बाद आएगा सिखों के लिए, उसके लिए आएगा ईसाइयों के लिए। ऐसे ऐसे करते करते 6-7 धार्मिक आधार पर इन लोगों का पृथकीकरण किया जाएगा। अब देखिए 1909 में किसके लिए हो गया? मुस्लिमों के लिए। अब आगे देखिए किसके लिए हो रहा है। अब आया हमारा भारत शासन अधिनियम। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 में आया। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः 2 विषयों में विभाजित कर दिया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय। पूछा जाता है कि प्रांतीय जो विषय थे उसको 2 विषयों में किस अधिनियम के द्वारा विभाजित कर दिया गया? वो 2 विषय कौन से थे? हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ की। उसके बाद क्या हुआ? इसके अनुसार कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य जो थे उसमें से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक हो गया। अब कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य थे? अब चूंकि पृथककरण की बात हो रही है, मुस्लिमों के लिए अलग पृथक निर्वाचन की बात कर दी गई 1909 में, तो लोग कुछ राजनीतिक चेतना जागृत ही हो गई थी, तो लोग आंदोलन ना करें, इसके लिए क्या कह दिया गया कि जो कार्यकारी परिषद है वायसराय की उसमें 6 लोग पहले होते थे, अब 3 भारतीय ही होंगे और 3 अदर होंगे। इसके बाद लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। लोक सेवा आयोग इस समय जो परीक्षा हो रही है, इसने पहली बार केंद्रीय बजट राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को क्या कर दिया गया कि केंद्र का बजट अपना अलग हो जाएगा, राज्य का बजट अलग हो जाएगा। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया। कई चीज़ें, बदलाव की चीज़ें दिखने लगी आपको। 1909 में मुस्लिमों के लिए पृथक व्यवस्था कर दी गई। 1919 में क्या कर दिया गया? 2 विषय में, प्रांतीय विषयों को 2 विषयों में बांट दिया गया, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था कर दी गई और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था हो गई। जो कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों का मनोनयन, उसमें 3 भारतीय सदस्य होंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी गई। लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। एक वैधानिक आयोग की स्थापना कर दी गई। अब आगे देखिए 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है यह बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। संविधान जो हमारा है उसमें जितने प्रावधान हैं लगभग 2/3 अर्थात 70% के आसपास, 70% के आसपास जो व्यवस्थाएं हैं वो सब किसमें भी निहित है? 1935 के भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ली गई है। अब पढ़ते हैं। इसमें 321 धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। धारा कितनी? 321, अनुसूची 10। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। इस अधिनियम में केंद्र एवं इकाइयों के बीच 3 सूचियों का विभाजन किया गया। संघीय सूची में 159 विषय, राज्य सूची में 54 विषय और संवर्ती सूची में 36 विषय है। हम पढ़ेंगे आगे, लिस्ट सिस्टम आएगा। 3 प्रकार की सूचियाँ होती है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची जिसपे केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, राज्य सूची जिसमें राज्य के विषय होते हैं और संवर्ती सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य के सामंजस्य से विषयों को बनाया जाता है और विवाद की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया नियम कानून ही लागू होता है। विस्तृत हम धीरे धीरे क्रमिक
अपना अध्ययन जो करेंगे पाठों को उसमें पढ़ेंगे। इसमें बस ये जानेंगे कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन कौन सी बातें लागू की गई थी जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो 321 धारा 10 अनुसूचियाँ थी, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई, स्थापना की गई, केंद्र एवं इकाइयों के बीच 3 सूचियाँ बना दी गई, संघ, राज्य और समवर्ती। वर्तमान में भी ये हमारे संविधान में सूचियां है, विषयों की संख्या में अंतर है। उसके बाद केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ हो गया और प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ, प्रांत में जो द्वैध शासन की व्यवस्था थी उसको समाप्त करके अब केंद्र में ही द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया गया। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है और ये बार बार पूछा जाता है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, और प्रांतों से प्रांत में जो द्वैध शासन प्रणाली की व्यवस्था थी उसको समाप्त कब कर दिया गया, तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम। 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसके बाद 11 राज्यों में से 6 में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई। इसने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो 1858 में भारत परिषद की स्थापना की गई थी उसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है। 1935 के अंतर्गत थी भारतीय रिजर्व बैंक की क्या की गई, स्थापना की गई। इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई। अब देखिए, संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में। 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं, एक में इसको जोड़ के नहीं देखना है, एक में जोड़ के इसको नहीं देखना है। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, 1937 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774। कहाँ पे, कलकत्ता, एलिजा एम्पे। कौन थे, मुख्य न्यायाधीश थे। ये जो 1937 में संघीय न्यायालय अलग है और ये दोनों अलग है। अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की बात करेंगे। हाँ, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया। जो ब्रिटिश राज्य था हमारा 1600 ईस्वी में जो आ गए थे अंग्रेज व्यापार करने के नाम पे, और यहाँ के लालची जो राजा थे थोड़े थोड़े पैसों के लिए आपस में लड़ते रहते थे, उन्होंने बुलाया, आमंत्रित किया कि आओ मुझे पैसा दो और भारत को गुलाम बनाओ, ऐसे राजा थे। तो उनसे मुक्त हो गया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हमारा आया। इसने भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। स्वतंत्र मतलब हम स्वतंत्र हैं, कोई हम पर बाधा अवरोध नहीं है, जहां हमारा मन वहां व्यापार करेंगे। और संप्रभु का मतलब क्या हुआ कि किसी के दबाव में आकर हम अपने नीतियों को नहीं बनाएंगे, उनका क्रियान्वयन नहीं करेंगे। हमारी जो व्यवस्थाएं होंगी वह खुद की होगी, अपनी होगी। किसी के दबाव में आकर, किसी देश के दबाव में आकर या आंतरिक शक्तियों के या किसी गुट दल के दबाव में आकर हम काम नहीं करेंगे। इसने भारत का विभाजन कर 2 स्वतंत्र राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन कर दिया। इस कानून ने ब्रिटेन में भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभु की समाप्ति की घोषणा कर दी कि भारत में जो जो ब्रिटिशर्स की रियासतें हैं, दुर्ग हैं, किले हैं, कंपनियां हैं, राजवाड़े हैं, जिनको ये लोग अधिग्रहित किए गए हैं, उनको सब समाप्त कर दिया गया और वह पुनः भारत का था और भारत का हो गया। इसने शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द हटा दिया। भारत का सम्राट पद, अब भारत में सम्राट का पद नहीं होगा। भारत कैसा देश हो गया, लोकतांत्रिक देश हो गया। राजशाही व्यवस्था नहीं होगी। राजशाही मतलब भारत का जो सर्वोच्च राजा होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार से भी ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये मंत्री थे और
कौन कौन सा विषय या कौन कौन सा क्षेत्र इनको मिला था, जिनके मामले ये देखते थे, उन पर भी बात कर लेते हैं। कक्षा थोड़ी लंबी है, ध्यान से पढ़ना है, सफलता पाना है तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। राष्ट्रमंडल मतलब क्या होता है? ऐसे देशों का संगठन, ऐसे देशों का संगठन जिस पर ब्रिटिश शासन रहा है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग इनके जिम्मे था। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जान मथाई उद्योग एवं आपूर्ति, जगजीवन राम श्रम। ये बार बार पूछता है कि रक्षा अंतरिम सरकार जो गठन किया गया था उसमें रक्षा किसके नाम था? तो बलदेव सिंह जी के नाम रक्षा मंत्रालय था। CH भाभा थे, इनके जिम्मे क्या था? कार्य खान एवं ऊर्जा। लियाकत अली खां वित्त था। अब्दुल रब निस्वार थे, डाक एवं वायु थे। आसफ अली रेलवे एवं परिवहन था। C राजगोपालाचारी के जिम्मे हमारा क्या था? शिक्षा की व्यवस्था थी। I दिचुंद्रकर के जिम्मे वाणिज्य वाली व्यवस्था थी। उसके बाद गजनफर अली खान स्वास्थ्य और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि। जोगेंद्र नाथ मंडल के जिम्मे क्या था? हमारा विधि था। स्वास्थ्य किसके नाम था? गजनफर अली खान स्वास्थ्य था। IG चुंद्रिकर के नामे वाणिज्य था। अब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल गठित हुआ कब? 1947 में। पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल कब गठित हुआ? तो 1947 में गठित हुआ। देखिए, इसमें कौन क्या था, किसके जिम्मे कौन सा काम लगाया गया था। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध इनके जिम्मे आया। पटेल जी के जिम्मे आया हमारा गृह सूचना एवं प्रसारण, राज्यों के मामले। तभी राज्यों के एकीकरण की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम आता है, लौह पुरुष हैं। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जिम्मे शिक्षा आया। जान मथाई रेलवे एवं परिवहन आया। R सटकुमल शेट्टी के जिम्मे वित्त आया। BR अम्बेडकर जी के जिम्मे विधि आया। जगजीवन राम श्रम, सरदार बलदेव सिंह शिक्षा रक्षा, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य आ गया। CH भाभा वाणिज्य, रफ़ी अहमद किदवई संचार। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने RSS की स्थापना की, उद्योग एवं आपूर्ति आया। VN गाडगिल कार्य एवं खान ऊर्जा का मामला आया। हमें आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगती है अपने कमेंट जरूर लिखें। भारतीय संविधान का विकास, इसके बाद धीरे धीरे हम कम से कम इसमें 76 से 78 तक टॉपिक होंगे, सभी को पढ़ेंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट पढ़ेंगे, साइंस टेक पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, सभी विशेष महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ेंगे। जून प्रारंभ होने वाला है, मई के लास्ट से हमारी ये कक्षा प्रारंभ हो रही है। फरवरी के ख़त्म होते होते हमारा GS का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप इस चैनल से, GS इंडिया एकेडमी के चैनल से जुड़ें, औरों को भी जोड़ें।